आप देख रहे हैं लीगल लैंप और मैं हूं संजीव सिकरवार। और मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी साइबर फ्रॉड को लेकर कि जब भी आपके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी सहायता मिल सकती है। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों के कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को दूंगा। फ्रेंड्स, पैसे फ्रीज तो हो जाते हैं बैंक अकाउंट में, लेकिन पैसे वापस आएंगे कैसे, उसका भी जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। साथ में हमारे सहयोगी हैं, आपके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि 1930 पर कॉल करने के बाद कितने टाइम में फ्रॉडस्टर का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है, कोई इंटरनेट का यूज करके आपके साथ चीटिंग कर लेता है और उसमें आपका बैंक अकाउंट से पैसा कुछ चीट कर लिया जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम में आपको 1930 काम आने वाला है। और जितना जल्दी हो सके आप 1930 पर कॉल करें। तो उससे क्या क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 1930 पर कॉल करने से पहले आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए नोट कर लें। ध्यान रखें कि आपके पास एक बैंक ट्रांजैक्शन आईडी होती है। जिस ट्रांजैक्शन के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर हुआ होता है आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उस हर ट्रांजैक्शन का एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है। चाहे वो पेटीएम से हुआ है, चाहे गूगल पे से हुआ है, चाहे किसी यूपीआई से हुआ है, किसी भी मोड से अगर ट्रांसफर होता है पैसा, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी अवश्य बनेगी। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आप लेके बैठेंगे और अपने बैंक अकाउंट का नंबर, अपनी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। देन आप 1930 पर कॉल करेंगे। और क्वेश्चन ये अब आता है कि इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा और हमारे व्यूअर्स को भी ये प्रॉब्लम्स रहती है, ये जानना चाहते हैं कि कितने देर में 1930 पर कॉल करने के बाद कितनी देर में फ्रॉडस्टर का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये सिस्टम बनाया है, इसमें पुलिस ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग चैनल भी इन्वॉल्व है। जैसे ही आप 1930 पर कॉल करेंगे तो रिसीविंग एंड पर जो पुलिस ऑफिसर बैठा होगा वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। वो डिटेल्स जब आप देते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर एक फॉर्म फिल करेगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे ही वो पोर्टल पे सबमिट करेगा उसको, तो ये इंफॉर्मेशन कंसर्न बैंक के पास जाती है। जिस बैंक में फ्रॉडस्टर का अकाउंट होता है, वहां जिस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर हुआ होता है, उस बैंकर्स के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है। तो उस बैंकर की अब ड्यूटी बनती है कि बैंकर उस अकाउंट में होल्ड लगा दे, उस अकाउंट से पैसा आगे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और करते भी हैं बैंक ऑफिशियल्स ऐसा कि जैसे ही उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में फ्रॉड करके पैसा लाया गया है, तो उस पे 1930 की जैसे ही इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है तो वो उस पर फ्रीज लगा देते हैं, एक होल्ड लगा देते हैं। और उतने ही अमाउंट का होल्ड लगाते हैं फ्रेंड्स जितना अमाउंट आपका चीट हुआ होता है। और होल्ड लगाने का मतलब ये होता है कि उस अकाउंट में अगर पैसा है तो वो पैसा वहीं रुक जाएगा और ड्यू कोर्स में आपको वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आगे इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप पूरा वीडियो बस ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 1930 पे आपने इधर कॉल किया, पुलिस ऑफिसर ने फॉर्म फिल किया और वो जैसे ही पोर्टल पे सबमिट किया, बैंक ऑफिसर के पास रिपोर्ट पहुंची, तो बैंक ऑफिसर अगर ह्यूमन एरर वहां पर नहीं हुई है या उनके पास वो पॉपअप पहुंचा, उसको देखने में टाइम नहीं लगा है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना ही जल्दी वो उसको फ्रीज कर देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है। बशर्ते होता क्या है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कई बार आपको पता चलता है 2 दिन बाद कि मेरे साथ तो साइबर फ्रॉड हो गया। तो 2 दिन बाद ही आप 1930 पर कॉल करेंगे। तो पूरी संभावना यह होती है कि वो फ्रॉडस्टर उस अकाउंट से पैसे को विड्रॉ कर चुका होता है। उस अकाउंट से पैसे को विड्रॉ नहीं किया तो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका होता है। तो अगर पैसा उस अकाउंट में था और उसी दौरान आपने 1930 पे कॉल किया तो पूरी संभावना है कि आपका पैसा वहां पर होल्ड हो जाएगा और ड्यू कोर्स में आपको वापस भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रक्रिया में थोड़ा आवाज ऊंची बोलनी पड़ेगी मैडम। इसी प्रक्रिया में अगली दुविधा यह है कि क्या जिस अमाउंट की चीटिंग हो रही होती है वो सारा अमाउंट फ्रीज हो जाता है? देखो, अभी पीछे मैंने बताया कि फ्रॉडस्टर क्या करता है, आपके अकाउंट से ट्रांसफर कर लेता है पैसा एक अकाउंट में। उस अकाउंट में से भी वो या तो कैश विड्रॉ करने की कोशिश करता है
या फिर किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो 1930 की कॉल होने तक जितना पैसा इस फ्रॉडस्टर के बैंक अकाउंट में रहा उतना ही अमाउंट फ्रीज हो पाता है। अगर मान लो आपके साथ 10,000 रुपए की चीटिंग हुई और फ्रॉडस्टर ने उसमें से 5,000 रुपए आगे ट्रांसफर कर दिए या कैश विड्रॉ कर लिया, 5,000 रुपए अभी भी बैंक में बाकी था और आपने 1930 पर कॉल कर दिया, तो आपका 5,000 रुपए वहां बैंक अकाउंट में रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा। एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, मैं बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि अगर मान लो सारे का सारा पैसा आप फ्रॉडस्टर ने उस अकाउंट से आगे ट्रांसफर कर दिया या कैश विड्रॉ कर लिया, अब उस अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी बैंकर उस अकाउंट में होल्ड लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जब भी दोबारा से कोई पैसा इस अकाउंट में आएगा तो 10,000 रुपए या जितने रुपए की चीटिंग की आपकी 1930 पे कॉल थी उतने रुपए का होल्ड रहेगा उस अकाउंट पे, और फ्यूचर में कोई भी अमाउंट इसमें आएगा तो जितना चीटेड अमाउंट आपकी कॉल में था उतना अमाउंट होल्ड रहेगा। यह हो सकता है कि दूसरी बार जो पैसा आया वो भी किसी से चीट करके लेके आया था शायद, लेकिन उस चीटेड अमाउंट का ऑलरेडी क्योंकि होल्ड लगा हुआ है इस अकाउंट में, तो उतना पैसा इस अकाउंट में रुका रहेगा और उस पैसे को फ्रॉडस्टर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो अब इस सिचुएशन में जो पैसा बैंक अकाउंट में होल्ड हुआ, किसका पैसा है? क्या पहले वाले का पैसा है जिसके साथ पहले चीटिंग हुई, उसने 1930 पे कॉल किया, फिर बैंकर्स ने उस पर होल्ड लगाया, ये पैसा उसका है? या दूसरे आदमी के साथ चीटिंग हुई, उसका पैसा इस अकाउंट में आया, क्योंकि होल्ड लगा हुआ था पहले से ही, तो वो पैसा अब वहां से आगे ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो एक्चुअल में देखा जाए ये पैसा तो उस दूसरे व्यक्ति का है जिसके साथ दोबारा चीटिंग हुई है, लेकिन होल्ड किसकी वजह से लगा था इस अकाउंट पे? पहले वाले पर्सन की वजह से लगा था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, ये पैसा जो होल्ड हो गया है इसमें, ये मिलेगा किसको? पहले वाले को मिलेगा या दूसरे वाले को मिलेगा जिसका एक्चुअल में ये पैसा है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहां पे कि कई कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया है कि ये वाला पैसा आप पहले वाले पर्सन को दो जिसके साथ पहले चीटिंग हुई है, क्योंकि होल्ड उसी के कारण लगा था उस अकाउंट पे। बेशक ये पैसा दूसरे पर्सन का था, लेकिन मिलेगा पहले पर्सन को। यहां अभी हो सकता है कि सिचुएशन आगे जाके चेंज भी हो जाए, मैं इस पे बहुत ज्यादा कंक्रीट कमेंट अभी नहीं देता हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये है कि कितना अमाउंट फ्रीज हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? यस, देखिए जैसे ही आप 1930 पर कॉल करेंगे तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर, जिस नंबर से आपने कॉल किया, उस पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में एक रेफरेंस नंबर होता है कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है, और उसका रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको, कई बहुत सारे डिजिट में होता है, आप उसको संभाल के रखें। और ये उसमें देखिए, उस मैसेज को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि उस मैसेज में कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है कि आपको क्या करना है। वो मैसेज अपने आप में आपको आगे क्या स्टेप्स लेने हैं उनके बारे में बताता है। वहां पे ये भी लिखा जाता है कई बार कि आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई है, तो आप www.cybercrime.gov.in के पोर्टल पर जाकर आप वो इंफॉर्मेशन अपलोड कर दें, तो आप करो। और ये जो पहला मैसेज आपके पास आएगा, इसमें केवल इतनी ही बातें होंगी, उसमें ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में आपकी कंप्लेंट पे कितना पैसा फ्रीज हुआ है। लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर ऐसा मैसेज आपके पास नहीं आया कि उस अकाउंट में कितना पैसा होल्ड किया गया है, तो आप फिर से 1930 पर कॉल कर सकते हैं। तो उसमें आपको बताया जाएगा, एक मैसेज फिर से आएगा आपके पास, और उस मैसेज में स्पेसिफिक अमाउंट लिखा जाएगा। उसमें अमाउंट लिखा होता है कि इतने रुपए इस अकाउंट में होल्ड कर दिए गए हैं। और उसी मैसेज में या पहले वाले मैसेज में भी यह भी लिखा होता है कि आप फर्दर प्रोसीडिंग के लिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अप्रोच करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको वो दोनों मैसेज मिले तो आप उनको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो भी करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके कि कितना अमाउंट उसमें होल्ड हुआ है, ये आपको मैसेज के थ्रू ही पता चल जाएगा। उस मैसेज में लिखा होगा कि इतना अमाउंट होल्ड हो गया है। यहां पर एक प्रॉब्लम और भी आती है फ्रेंड्स। जैसे बैंकर्स ने क्या किया, कंप्लेंट थी आपकी सपोज 10,000 रुपए की, तो बैंकर ने फ्रॉडस्टर के अकाउंट में 10,000 रुपए का होल्ड लगाया है। कई बार मैसेज में वही लिखा हुआ आ जाता है कि 10,000 रुपए का होल्ड लगा दिया गया है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उस बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे तो उसमें पाएंगे कि 10,000 रुपए है ही नहीं।
तो यहां कई बार ये भी होता है कि कस्टमर तो ये कह देता है कि जी मेरे पास तो मैसेज आया है कि मेरे में 10,000 मेरे उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में 10,000 रुपए होल्ड हुए हैं, लेकिन बैंकर मुझे दे ही नहीं रहा है पैसे। तो यहां कई बार कंफ्यूजन होता है, उसको थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए उसमें आप बैंकर के पास जाकर उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट की बैलेंस जरूर चेक कर लें। उसकी स्टेटमेंट अगर देख सकते हैं तो स्टेटमेंट देख लें, बैंकर्स दिखा सकता है तो, अदरवाइज बैलेंस जरूर चेक कर लें कि जितना अमाउंट आपको होल्ड करने के लिए कहा गया है, मैसेज में बताया गया है, उतना होल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। बट अल्टीमेटली वो मैसेज ही आपको बता देगा कि कितना अमाउंट उसमें होल्ड किया गया है। व्यूअर्स के द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि फ्रीज्ड अमाउंट वापस कैसे मिलेगा। देखो, सबसे मेन क्वेश्चन भी यही है। किसी के साथ चीटिंग हो गई, उसने 1930 पर कॉल भी कर दिया और आगे से कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ भी गई कि इतना अमाउंट होल्ड हुआ है, बट कई सारे लोगों ने ये कमेंट किया मेरी वीडियो पर कि सर बैंक ने मैसेज दिया मुझे कि मेरा पैसा होल्ड हो रखा है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं दिया, तो ये पैसा वापस कैसे आएगा। तो जब भी आपके पास मैसेज आएंगे, स्टेटस बताएगा या 1930 का पहला कॉल आपने किया था वो मैसेज आया, तो सभी में ये लिखा होता है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर अप्रोच करें। देखिए, दिल्ली में तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया गया है जो साइबर क्राइम को डील करेगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, आप उस पुलिस स्टेशन में अप्रोच करें, वहां पर जाकर आप स्टेशन हाउस ऑफिसर से मिलें और वो जो रेफरेंस नंबर आपके पास आया था सबसे पहले कंप्लेंट का, वो रेफरेंस नंबर आप दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी उस पुलिस स्टेशन में आई हुई है। और सपोज नहीं भी आई हुई है तो उस रेफरेंस नंबर का हवाला देते हुए आप अपनी एक कंप्लेंट और दे दें, तो वो पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट को आगे परस्यू करेगा। अब उस पुलिस ऑफिसर को एक आप ये रिक्वेस्ट भी करें, वो स्क्रीनशॉट भी लगा दें आप मैसेज का, जिसमें आपको ये बताया गया कि मेरा इतना पैसा होल्ड हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर से आप रिक्वेस्ट करें कि जी मेरा इतना पैसा होल्ड हो रखा है, आप इसको रिलीज करवा दें। तो यहां पे दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो पुलिस ऑफिसर सीधा बैंकर को लेटर लिख दे, चिट्ठी बना दे एक, कि आप ये अमाउंट जहां से आया था उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो हो सकता है कि वो बैंकर इस रिक्वेस्ट पर भी ट्रांसफर कर दे, बट बैंकर्स की भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं, उनके सामने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई तो आजकल वो ये कहने लग गए हैं कि हमें कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, जब कोर्ट का ऑर्डर आप लेके आओगे तभी हम पैसा ये रिफंड करेंगे। तो यहां पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स कि उस पुलिस ऑफिसर से ही आप पूछ लें कि उनके पुलिस स्टेशन का कोर्ट कौन सा लगता है। जो कोर्ट लगता हो उनके पुलिस स्टेशन का, उसी कोर्ट में जाकर आप किसी वकील के हेल्प से या आप सीधे भी एक सिंपल एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन में यही लिखेंगे। वो एप्लीकेशन आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए फ्रेंड्स मेरी वेबसाइट है legallamp.info, वहां पर मैं एक फॉर्मेट बना के डाल दूंगा कि कैसे आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो वहां पे जाकर देख लें और इसी तरीके से एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करें। उसको कंप्लेंट नहीं कहेंगे, उसको आप एक रिक्वेस्ट कहेंगे, एक एप्लीकेशन कहेंगे, वो आप ड्राफ्ट करें और जब आप कोर्ट के सामने लगाएंगे उसे, तो कोर्ट क्या करेगी, उस कंसर्न पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगेगी। कोर्ट ये कहेगी कि आप बताओ कि ये कंप्लेंट ऐसी आपके पास आई है तो क्या आपने कुछ एक्शन लिया है, कितना अमाउंट इसमें होल्ड हो रखा है और क्या आपने अभी चिट्ठी लिखी है या नहीं लिखी है। इन सारी बातों पर वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट को एक रिपोर्ट दे देगा। अब सारी बातों को पढ़ने के बाद कोर्ट उस अमाउंट को रिलीज करने का ऑर्डर पास कर देती है। अब उस ऑर्डर का हवाला देकर आप पुलिस ऑफिसर को फिर से बोलो कि जी ये कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर कर दिया है, आप इस ऑर्डर को लगा के अपना एक लेटर लगा दें और बैंकर के पास भेज दें मेरा पैसा रिलीज कराने के लिए। या सीधा कोर्ट का ऑर्डर लेकर आप बैंकर के पास जा सकते हैं, बोलो जी कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में रिफंड कर दें आप। तो जितना पैसा आपके अकाउंट में होल्ड हो रखा होगा वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस कि पैसा कैसे वापस आएगा समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट करना। लोगों को यह भी तो बता रहती है कि किस पुलिस स्टेशन को अप्रोच करा जाए। यस, देखिए क्या होता है कि अभी मैंने वैसे तो इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जवाब दिया है केवल दिल्ली के बारे में। बाकी आप और स्टेट्स में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन नहीं है तो आपका जो अपना लोकल पुलिस स्टेशन लगता है
आप उसी पुलिस स्टेशन में जाके अप्रोच करें, लेकिन वो रेफरेंस नंबर जो आपको मैसेज के थ्रू मिला है आप उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। तो कौन सा पुलिस स्टेशन अप्रोच करेंगे, उसके लिए दो ही बातें हैं कि या तो वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा आपके डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो नहीं है तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर भी अप्रोच कर सकते हैं और यही प्रोसेस वहां पर भी फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट, आपके इस वीडियो के कई सारे व्यूअर्स ने इस नंबर पे कॉल करा जब उनको फ्रॉड का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कमेंट करा है कि सर मैं 1930 पर कॉल कर कर थक गया, बट एक बार भी कॉल नहीं लगा और ना ही कॉल बैक आया। देखो क्या होता है कि जब ये पोर्टल बनाया गया 1930 वाला, तो जो स्टेशंस हैं वहां पर, रिसीवर स्टेशंस, जितने लोग कॉल को सुनने के लिए बैठाए गए हैं वो लिमिटेड हैं। सपोज 50 स्टेशन बना दिए गए हैं और 50 लोग वहां पर आपकी कॉल्स को सुनने के लिए बैठे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड्स आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो जो कॉल करने वाले लोग होंगे उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो हो सकता है कि जिस टाइम आपने कॉल किया 1930 पर, उस समय वो 50 के 50 स्टेशन एंगेज थे, और क्योंकि एक पर्सन ने जब कॉल किया 1930 पर, तो जब रिसीवर से कुछ इंफॉर्मेशन भी मांगेगा और इंफॉर्मेशन मांगते हुए वो फॉर्म फिल कर रहा होता है, तो एक कॉल में कुछ टाइम लग जाता है, तो उतने टाइम के लिए फोन एंगेज हो जाता है। और उस पीरियड में अगर आपने कॉल किया है तो फिर आप ये मान लो कि हो सकता है कि आपका कॉल ना लगे, हो सकता है आपको ये लगे कि बेल तो जा रही है लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा है। तो आपको रिपीटेडली अपने एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे, बार बार एफर्ट्स करते रहिएगा, उठा लिया जाएगा। कॉल कई बार एंगेज होती है सारी लाइंस, इसलिए कॉल नहीं लग पाती है। बट सर इन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन तक कंटिन्यूअसली 30 बार उन्होंने कॉल किया है, तो क्या 30 बार भी संयोग नहीं बनता कि वो लोग उनकी कॉल को उठाए? देखिए, एक संयोग हो सकता है कि एक पर्सन ने 30 बार कॉल किया, 2 दिन तक लगातार कॉल किया, और संयोग हो सकता है कि वो जब उसने कॉल किया तो सारे स्टेशन बिजी थे। इसमें मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट सरकार से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि स्टेशन के नंबर बढ़ा दिए जाएं और जिनके साथ फ्रॉड होता है उन्हें कुछ आसानी हो जाए, तो नंबर ऑफ स्टेशन गवर्नमेंट को बढ़ा देने चाहिए, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी। ये एक संयोग हो सकता है। नेक्स्ट व्यूअर का सवाल है कि सर मैं गुजरात से हूं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस नंबर पे कंप्लेन किया है, पैसे कब रिफंड होंगे? देखो, पैसे कैसे रिफंड होंगे इसको डिटेल में मैंने अभी बता दिया है, तो उम्मीद है कि वहां से आपने इसका जवाब सुन लिया होगा। नेक्स्ट व्यूअर का सवाल है, मेरे साथ 70,000 का फ्रॉड हो चुका है 19 सितंबर 2022 को, लेकिन 1930 पर कॉल करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमने 1930 पर एक बार कॉल कर दिया, अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1930 केवल और केवल आपके पैसे को होल्ड करने के लिए है। प्रोसेस आपको ही शुरू करना पड़ेगा, अपने मैटर को आपको ही परस्यू करना पड़ेगा। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपने 1930 पर कॉल कर दिया तो सब कुछ अब अपने तरफ से होता रहेगा। नहीं, आपको जो एक रेफरेंस नंबर मिला, उस मैसेज में आपको यह कहा गया कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, या ये कहा गया कि कुछ इंफॉर्मेशन आप www.cybercrime.gov.in पर अपलोड करिए, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस मैसेज में आपको मिल रही हैं टाइम टू टाइम, आप उनको फॉलो करिए और कभी भी आपको ऑटोमेटिक पैसा नहीं मिलेगा। और देखिए, इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, तो पुलिस भी ओवरबर्डन्ड है कि पुलिस के पास इतनी कंप्लेंट्स रोज जाती हैं कि उनका सबका निपटारा नहीं कर सकती पुलिस। तो जो पुलिस के पास अप्रोच कर लेता है उसके प्रोसेस आगे बढ़ जाते हैं, और या फिर पुलिस के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने आप कर सके तो अपने आप भी करती है। बट आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, वहां पूछना चाहिए, वो रेफरेंस नंबर बता के उनको रिक्वेस्ट करो कि मेरा पैसा वहां होल्ड हो रखा है या नहीं हो रखा है, वो भी पता लगा देंगे। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो पुलिस वाले बता देंगे आपको कि कितना पैसा होल्ड हुआ है, और आगे रिक्वेस्ट करेंगे और आपको अपना कोर्ट भी बता देंगे कि आपको किस कोर्ट में जाना है। लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि आपने 1930 पर कॉल कर दिया तो अब सब कुछ होता रहेगा। नहीं, आपका पैसा है, आप थोड़े हाथ पैर हिलाइए, एफर्ट्स करिए। तो आशा करती हूँ कि सभी व्यूअर्स के दुविधाओं का समाधान हो गया होगा और उनके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि मैंने कोशिश करी है कि आपको सारे आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर कर दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। हमारी जो वेबसाइट है legallamp.info, उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं। और आपको और एक जानकारी दे दूं कि जो नए कानून आने वाले हैं, प्रपोज्ड जो लॉ हैं, उनके ऊपर मैं वेबसाइट पर बहुत सारी बातें लिख रहा हूं। जो लोग
नए कानून को जानना चाहते हैं, नए कानून में क्या नया आया है, क्या हटा दिया गया है, उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस एग्जिस्टिंग लॉ जो अभी लॉ चल रहे हैं उनमें क्या है, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी मैं वहां पे डाल रहा हूं। आप वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी वहां से मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।